हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लाइट। और इंपॉर्टेंट ही नहीं बल्कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी होने वाला है। लाइट क्या होती है ये तो हम सब जानते हैं। हमारे आसपास हर जगह लाइट होती है। जैसे सन से लाइट मिलती है, हमें बल्ब से लाइट मिलती है, स्टार से लाइट मिलती है, इन सारी चीजों से और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हमें लाइट मिलती है। ओके बच्चों, देखो ये एक रूम है बहुत अच्छा सा, आप देख सकते हो। और यहां पे टोपी ओपी पहन के आप स्टाइल में खड़े हो। तो आप जब यहां पे खड़े हो तो आपको रूम की सारी चीजें दिखाई देंगी। आप ये टेबल देख सकते हो, ये सोफा देख सकते हो, ये टेबल देख सकते हो, ये बल्ब देख सकते हो, ये पेंटिंग देख सकते हो, सारी चीजें देख सकते हो। तो मेरा सवाल यहां पे ये है कि आप ये सारी चीजें कैसे देख पा रहे हो, कैसे देख पा रहे हो? तो आई एम श्योर आपका जवाब बहुत सिंपल सा होगा, अपनी आंखों से। आप बोलोगे कि मैं आप सारी चीजें जो हैं वो अपनी आंखों से देख पा रहे हो। सही बात है, बिल्कुल आप अपनी आंखों से सारी चीजें देख पा रहे हो। बट यहां पे एक छोटा सा कैच है। क्या कैच है? अगर मैं लाइट्स ऑफ कर दूं, इस रूम में लाइट्स ऑफ कर दूं तो अंधेरा हो जाएगा। तब क्या आप इन सारी चीजों को देख पाओगे? अगर मैं लाइट्स ऑफ कर दूं तो रूम में अंधेरा हो जाएगा, तो क्या आप सारी चीजों को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। आंख तो अभी भी आपकी वैसी की वैसी ही है। तो फिर अब आप चीजों को क्यों नहीं देख पा रहे हो? आप समझो मेरी बात। इसका मतलब यह है कि सिर्फ आंख का होना सफिशिएंट नहीं है चीजों को देखने के लिए। हम ऐसा बोल सकते हैं कि लाइट शुड बी देयर फॉर थिंग्स टू बी विजिबल। मतलब लाइट का होना जरूरी है, तभी हमें आसपास की चीजें दिखाई देती हैं। समझ रहे हो अपनी बात? लाइट का होना बहुत जरूरी है। अब हम थोड़े टेक्निकल डिटेल में जाएंगे। आप देखो, इस बल्ब की बात करते हैं, ठीक है? तो हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि ये बल्ब हमें कैसे दिखाई देता है। देखो, ये जो बल्ब है ये ग्लो कर रहा है। ये ग्लो कर रहा है तो क्या होगा कि इससे लाइट निकलेगी। ठीक है, हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि इससे लाइट निकलेगी इस तरीके से। ठीक है, से लाइट निकलेगी हर डायरेक्शन में इस बल्ब से। अब इससे जो लाइट रेज निकल रही हैं, उनमें से कुछ लाइट रेज हमारी आंखों तक भी पहुंचेंगी इस तरीके से। ठीक? तो जब इस बल्ब से लाइट रे हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हमें यह बल्ब दिखाई देता है। वेरी सिंपल। इस बल्ब से लाइट रेज निकलती है, इससे निकलने वाली लाइट रे जब हमारी आंख में जाती है तो हमें यह बल्ब दिखाई देता है। ठीक? तो जब लाइट नहीं होती है, जब ये बल्ब ऑफ हो जाता है, तो इससे कोई लाइट रे नहीं निकलती है, और लाइट रे नहीं निकलती है तो हमारी आंख तब भी नहीं पहुंचती है, तो हमें ये दिखाई नहीं देता है। तो आप समझ में आ गई होगी आपको बात कि इस बल्ब को देखने के लिए लाइट का होना भी जरूरी है, लाइट का होना जरूरी भी है, और आंखों का होना भी जरूरी है। इस बल्ब से निकलने वाली लाइट जब आंखों में जाती है तो यह बल्ब दिखाई देता है। ठीक, चलो ये तो इस बल्ब की बात हो गई। अगर हम इस बल्ब की बात करना चाहें तो भी वही लॉजिक होगा। इससे लाइट रेज निकलेंगी, उससे निकलने वाली कोई लाइट रे हमारी आंख तक आएंगी तो हमें ये बल्ब दिखाई देगा। ठीक, अब जैसे इस सोफा की बात करते हैं। सोफा, ये सोफा भी अभी आपको दिखाई दे रहा है। ये सोफा क्यों दिखाई दे रहा है? क्या जो चीज इस बल्ब के साथ हो रही है वही इस सोफा के साथ भी हो रही है? क्या सोफा से भी लाइट रेज निकल रही हैं जो हमारे आंख तक आ रही है? नहीं। आप समझ सकते हैं, ये सोफा कोई लाइट इमिट नहीं कर रहा है, इसलिए इससे निकलने वाली कोई लाइट हमारे आंख तक नहीं आ रही है। तो फिर ये सोफा क्यों दिखाई दे रहा है? देखिए, इट्स वेरी सिंपल। जैसे ये जो बल्ब है ये लाइट इमिट कर रहा है, इससे निकलने वाली कुछ लाइट रे जो है वो सोफा पे जाके गिरेगी। सोफा पे जाके गिरेगी, कई सारी लाइट रेज इस सोफा पे जाके गिरेगी। सोफा क्या करता है, इसमें से कुछ लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक, और ये जो रिफ्लेक्टिव लाइट रे होती है वो हमारे आंख में जाती है,
और जब ये हमारे आंख में जाती है तो हमें ये सोफा दिखाई देता है। समझ रहे हो बड़ी बात? जैसे ये जो टेबल है, ये भी हमें कैसे दिखाई दे रहा है? इससे कोई लाइट रे नहीं निकल रही है, ठीक है? ये बल्ब नहीं है कि इससे कोई लाइट रे निकले, ठीक है? लेकिन इस बल्ब से इस पे कुछ लाइट रे आके गिर रही है, और ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर जब हमारे आंख में जाती है तब हमें ये टेबल दिखाई देता है। आप समझ रहे हो बात? तो इस बात को हम यहां पे लिख सकते हैं कि we see an object when light rays from that reaches to our eyes. सही बात है। The light ray may be either objects self light or reflected light। तो जो बात मैंने आपको बताई है वो यहां पे लिखी हुई है। अब यहां पे ये जो बल्ब है जो अपनी लाइट निकालता है उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट खुद निकालता है। और ये जो सोफा है जो अपनी लाइट नहीं निकालता है बट दूसरे की लाइट रिफ्लेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की हम डिफिनीशन भी लिख सकते हैं कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स which emit light of their own। ठीक है, जो अपनी लाइट इमिट करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं बल्ब, ट्यूबलाइट या सन जो होता है वो भी लाइट इमिट करता है, पता ही आपको। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की डिफिनेशन लिख सकते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स which reflect light from other sources। सही बात है। They do not emit light of their own। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? जैसे ये सोफा हो गया, ये टेबल हो गया, ठीक है, ये पेंटिंग हो गई, ये सारी चीजें नॉन ल्यूमिनस सोर्स के एग्जाम्पल है। ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो मैं आपको यहां पे देता हूं। ये जो सन होता है हमारा वो एक्चुअली ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट होता है, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, ठीक है। और ये जो मून होता है हमारा जिसको हम रात में देखते हैं, चंदा मामा, वो नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट होता है। नॉन ल्यूमिनस कैसे आप देख सकते हो? सूरज जो है वो अपनी लाइट इमिट करता है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। सूरज अपनी लाइट इमिट करता है, वो लाइट हम तक अर्थ पे पहुंचती है, ठीक। तो हम सूरज को देख पाते हैं, ठीक। तो सूरज अपनी लाइट इमिट कर रहा है, इसलिए वो कैसा सोर्स हो गया? ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, ठीक। अब मून जो होता है उसकी अपनी लाइट नहीं होती है, उसके पास अपनी कोई लाइट नहीं होती है। सन की लाइट मून पे आती है, वैसे ही जैसे अर्थ पे आ रही थी, तो सन की लाइट मून पे आती है। मून क्या करता है? उसमें से कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और अर्थ की तरफ भेज देता है, ठीक। तो रात को यही लाइट हमें दिखाई देती है, ठीक। तो मून से जब अर्थ तक लाइट आती है तो हम मून को रात को देख पाते हैं। लेकिन मून से जो लाइट आ रही है वो उसकी खुद की लाइट नहीं है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट है, ठीक। इसलिए जो मून है वो कैसा सोर्स हो गया? नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। लाइट के बारे में और बहुत सारी चीजें हमने लोअर क्लासेस में पढ़ी है, थोड़ा सा उसको रिकॉल कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कोई खास बात नहीं है, सिंपल सी बात है।
जैसे आपने पढ़ाई होगा लोअर क्लासेस में कि एनर्जी बहुत तरीके की होती है, जैसे साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी, तो बहुत तरह की एनर्जी होती है। वैसे भी लाइट एक तरीके की एनर्जी है। दूसरा आपने डेफिनेटली ऐसा पढ़ा होगा कि लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो होती है वो सीधी ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ऐसे घूमते घूमते ट्रैवल नहीं करती है, ठीक है। तीसरा, लाइट कैन फॉर्म शैडोज, लाइट कैन फॉर्म शैडोज। शैडोज आपको पता ही क्या होता है, लाइट शैडोज बना सकती है। जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं कि इस आदमी की शैडो बन रही है यहां पे, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में अगर आपको और डिटेल में देखना है तो आप लोअर क्लासेस का वीडियो देख सकते हैं, उन सब में हमने इसको बहुत एक्सप्लेन किया है। आपने पढ़ा भी होगा लोअर क्लासेस में, बट हो सकता है आपको उतना याद ना हो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो हम देखेंगे लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है। वो समझाने के लिए आपको मैं एक एनिमेशन आपको दिखाना चाहता हूं। आप देखिए यहां पे एक वॉल है और एक छोटी सी बॉल है जो आके इस वॉल से टकराएगी, तो क्या होगा, लेट्स हैव अ लुक। देखिए यहां बॉल टकराती है और फिर बाउंस हो जाती है। फिर से एक बार देखें, बॉल टकराती है और बाउंस हो जाती है। तो जिस तरह से ये बॉल आके टकरा के बाउंस होती है, वैसा ही कुछ लाइट रे के साथ भी होता है। सपोज करो आप कोई लाइट रे यहां से आती है, लाइट रे आ कैसे रही होगी, यहां पे कोई बल्ब होगा या सन होगा, कुछ होगा, इस मान लो ऐसे कोई बल्ब है, ठीक है, उससे कोई लाइट रे आती है, ये लाइट रे आके दीवार से टकराती है। तो जिस तरह से वो बॉल बाउंस हुई थी ना, उसी तरीके से ये लाइट रे भी बाउंस होती है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए यहां पे थोड़ा हम और डिटेल में जाएं। क्या होता है कि इस बल्ब से एक लाइट रे तो आ नहीं रही होगी, बहुत सारी लाइट रेज आ रही होंगी जो इस दीवार को हिट कर रही होंगी। इस तरीके से बहुत सारी लाइट रेज आ रही होंगी। मैंने 3 लाइट रेज बनाई है, ठीक है। तो क्या होता है, जब बहुत सारी लाइट रेज इस दीवार को टकराती हैं, तो कुछ लाइट रे जो है वो तो टकरा के ऐसे बाउंस हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन कुछ लाइट रे बाउंस नहीं होती है, दीवार उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब, ठीक है। तो जैसे ऊपर वाली लाइट रे को सपोज करो दीवार ने एब्जॉर्ब कर लिया, और नीचे वाली जो दोनों लाइट रेज थी उसको दीवार ने क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट, ठीक। तो कहने का मतलब है कि जब किसी सरफेस पे लाइट रेज आती हैं तो कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और कुछ एब्जॉर्ब हो जाती हैं। उसमें क्या होता है कि कुछ सरफेसेस बहुत शाइनी होते हैं, शाइनी या स्मूथ टाइप के होते हैं, और कुछ सरफेसेस जो होते हैं वो डल होते हैं या फिर बहुत रफ टाइप के होते हैं। तो अगर ये वॉल की सरफेस बहुत चमकीली और स्मूथ टाइप की होगी तो ये वॉल जो है ज्यादातर लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, ज्यादातर लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट्स मोर लाइट। अब ध्यान से सुने जरा, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। और अगर ये वॉल की सरफेस डल टाइप की हुई, रफ टाइप की हुई, तो ये ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, रिफ्लेक्ट्स लेस लाइट। जैसे आपके लिए मैंने यहां पे 4 सरफेसेस दिखा रखे हैं। आप देखो ये जो सरफेस है ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, बहुत स्मूथ है, आपको दिख रहा होगा साफ साफ, बहुत चिकना टाइप का है। ये थोड़ा कम स्मूथ है, ये थोड़ा रफ है, और ये बहुत ही ज्यादा रफ है, दिख रहा होगा आपको। तो इसमें क्या होगा कि जब इस सरफेस पे कोई लाइट रे आएगी और हिट करेगी, इस पे अगर बहुत सारी लाइट रे आके हिट करती है तो इससे ज्यादा कर लाइट रेस क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्मूथ है, इससे ज्यादा कर लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये थोड़ा कम स्मूथ है तो इससे कम लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगी, ये रफ है तो इससे और कम लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगी, और ये बहुत ही ज्यादा रफ है तो इस पे जब लाइट रेज आके टकराएंगी, इस पे अगर लाइट रेज आके टकराएंगी तो बहुत ही कम लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगी। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जैसे इस सरफेस को देखो, ये सिल्वर मेटल है, एक्चुअली सिल्वर का एक पॉलिश सरफेस हो सकता है ये, या फिर अल्युमिनियम मेटल का पॉलिश सरफेस हो सकता है, आपने देखा होगा। ये बहुत शाइनी टाइप का होता है। इसकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि इस पे ज्यादातर जो लाइट आती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसलिए पॉलिश्ड सिल्वर या अल्युमिनियम जो होता है वो बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, वेरी गुड रिफ्लेक्टर, वेरी गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। अब देखो जैसे घरों में
ये मिरर होता है जिसमें हम रोज सुबह सुबह अपनी शक्ल देखते हैं, इसको प्लेन मिरर बोलते हैं, आपको पता ही होगा इतना तो। प्लेन मिरर, ये जो प्लेन मिरर होता है ये बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, इट्स अ वेरी गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, वेरी गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। इस पे जितनी भी लाइट आके गिरती हैं वो ज्यादातर जो लाइट रेज होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस प्लेन मिरर को बनाते कैसे वो थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके लिए क्या करते हैं, हम एक ग्लास की प्लेट लेते हैं, पतली सी ग्लास की प्लेट बोल लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब, ठीक है। उसके ऊपर ये जो अल्युमिनियम या सिल्वर है उसकी एक पतली सी कोटिंग करते हैं, ठीक है। और फिर उस कोटिंग के ऊपर एक लाल पेंट लगा देते हैं, तो वो हमारा मिरर बन जाता है। जैसे आपने मिरर पीछे से कभी देखा हो तो आपने देखा होगा पीछे से लाल कलर का दिखता है वो। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लास का एक स्लैब होता है, उसके पीछे ये हम सिल्वर या अल्युमिनियम की कोटिंग कर देते हैं और उसके ऊपर रेड रंग का पेंट लगा देते हैं। रेड रंग के पेंट लगाने का मकसद ये होता है कि ये जो सिल्वर की कोटिंग है इसके ऊपर वो खराब ना हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये जो प्लेन मिरर होता है उसके बारे में अब हम चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो प्लेन मिरर दिखता कैसा है, कैसे बनाते हैं, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। बट आगे जब हम इस चैप्टर में बढ़ेंगे तो प्लेन मिरर को हम एक पर्टिकुलर डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। वो डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है, आप देख लें। तो इस तरीके से प्लेन मिरर को हम रिप्रेजेंट क्या करेंगे, एक सीधी लाइन और फिर यहां पे छोटी छोटी ऐसे लाइन बना देते हैं। तो ये जो पार्ट है, ये इधर वाला, वो मिरर का फ्रंट वाला पार्ट है, फ्रंट वाला पार्ट, यानी ये वाला पार्ट जो हमें दिख रहा है यहां पे, फ्रंट वाला पार्ट। और ये जो साइड है मिरर की, वो पीछे वाला पार्ट है मिरर का, जो ऑरेंज कलर का या रेड कलर का दिखता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, इसको फ्रंट पार्ट को रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, ठीक है। क्योंकि इस पार्ट पे अगर कोई भी लाइट रे आके हिट करती है तो वो लाइट रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन पीछे वाले सरफेस पर अगर कोई लाइट रे आके टकराएगी तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जैसे देखें आप, ये प्लेन मिरर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक लाइट रे आती है और फिर रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। तो ये जो सिचुएशन होती है, यहां पे हम कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं जिससे आगे हमें लाइट के बारे में पढ़ना आसान हो जाता है। तो देखें, सबसे पहला टर्म मैं डिफाइन कर रहा हूं, बहुत आसान होते हैं ये टर्म्स, आपको ऑलरेडी आते भी होंगे। सबसे पहला टर्म मैं यहां पे डिफाइन कर रहा हूं, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे नाम से ही क्लियर है कि क्या मतलब होता होगा इंसिडेंट रे का, क्या लगता है आपको? ये जो लाइट रे मिरर को आके हिट करती है, इसी को हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, उसी को हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। वेरी सिंपल। तो इंसिडेंट रे को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन मिरर सरफेस, सिंपल। दूसरा टर्म जो हम यहां पे डिफाइन करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है ये भी आप समझ रहे होंगे। ये जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है मिरर से टकरा के, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, अ रे ऑफ लाइट सेंड बैक बाय मिरर, ठीक है। तो मिरर से वापस जो लाइट रे आती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तीसरा पॉइंट जो हम यहां पे डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये भी बहुत सिंपल पॉइंट है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट जहां पे इंसिडेंट लाके गिरती है और जहां से रिफ्लेक्टेड रे स्टार्ट होती है, इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को डिफाइन कर सकते हैं, अ पॉइंट ऑन मिरर, अ पॉइंट ऑन मिरर वेयर इंसिडेंट रे फॉल्स, वेयर इंसिडेंट रे फॉल्स, सही है। नेक्स्ट टर्म जो हम डिफाइन करने वाले हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। उसका नाम होता है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है एक्चुअली, देखो मैं आपको बताता हूं। ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, कैसे आप देखना। ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है ना, इसको बोलते हैं नॉर्मल। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि
ये मिरर को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में मीट करती है, मिरर को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में मीट करती है, और मिरर के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो नॉर्मल किसको बोलेंगे हम? तो हम बोल सकते हैं नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू मिरर, perpendicular to mirror drawn at point of incidence, drawn at point of incidence। सही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से इसको बनाया जाता है और मिरर के ये परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और भी कुछ टर्म्स होते हैं, लेट्स हैव अ लुक। जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये इंसिडेंट रे है हमारी और ये जो है वो नॉर्मल है। इन दोनों के बीच में यहां पे जो एंगल बन रहा है ना, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बन रहा है इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको जनरली सिंबल आई से डिनोट किया जाता है, आई फॉर इंसिडेंस। तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। सही बात है। नेक्स्ट जो टर्म है वो भी आप समझ ही गए होंगे, दैट इज द लास्ट टर्म, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? इट्स वेरी क्लियर। ये जो एंगल है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको सिंबल आर से डिनोट करते हैं। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या लिख सकते? एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। नाउ विल सी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब जब लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होती है तो वो कुछ लॉज को फॉलो करती है, कुछ नियम्स को फॉलो करती है जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वही हम देखेंगे। तो एक्चुअली दो लॉज होते हैं, दो लॉज। पहला जो लॉ होता है वो क्या है? देखें हम, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? तो पहले मैं लिख देता हूं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in same plane, lie in same plane। मतलब ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, एक ही प्लेन में। ये जो पॉइंट है इसको समझने के लिए एक और डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं, उससे आपको और समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम देखें आप, ये जो बॉटम वाला सरफेस है ना, ये एक्चुअली मिरर है, ये हमारा मिरर है। ठीक है, तो आप ऐसा सोचिए कि इस मिरर को जो है हम अलग एंगल से देख रहे हैं, दूसरी साइड से देख रहे हैं। तो ये हमारा मिरर है। अब देखिए इंसिडेंट रे आया, इंसिडेंट रे आया रेड कलर में, और ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड टकरा के चला गया। बीच में ब्लू से नॉर्मल बना हुआ है, नॉर्मल। आप देखें ये जो एंगल है उसको क्या बोलेंगे हम? जैसे मैंने आपको बताया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। तो आप देखो ये जो तीनों लाइंस हैं, रेड ब्लू एंड ग्रीन, रेड ब्लू एंड ग्रीन, ये तीनों एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, या फिर इस डायग्राम में भी आप देख सकते थे। अब देखो ये जो तीनों व्हाइट लाइंस हैं, तीनों इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, वो तीनों कंप्यूटर के स्क्रीन के प्लेन में आ रही है, तीनों कंप्यूटर के स्क्रीन के प्लेन में आ रही है। तो तीनों एक ही प्लेन में। ठीक, यही लॉ है। जो दूसरा लॉ है वो इनफैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पहला लॉ कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा लॉ को हम लिख सकते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है? ये बहुत ही सिंपल है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो बराबर होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों बराबर होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो अगर ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस से 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री पे ये इंसिडेंट रे आती है, नॉर्मल के साथ 30 डिग्री बनाती है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे जाएगी वो भी नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 30 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30, दोनों बराबर। उसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूं
तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 45 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री होगा, दोनों बराबर होते हैं। लेट्स डू दिस सिंपल क्वेश्चन। ये एक मिरर है, आप देख सकते हैं, और एक लाइट रे मिरर को ऐसे हिट करती है और यहां पे एंगल बनाती है 40 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है हमें पता है, वो कितना होगा इस केस में, वो निकालना है। ऑल्सो ड्रॉ रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे को बनाना भी। यहां पे क्या करेंगे हम, देखो बहुत सिंपल है। जब भी इंसिडेंट रे आपको दिया हो और रिफ्लेक्टेड रे आपको बनानी हो तो सबसे पहले हमें नॉर्मल बनाना चाहिए, नॉर्मल। तो सबसे पहले मैं यहां पे नॉर्मल बनाऊंगा। तो नॉर्मल कैसे बनाऊंगा, मैंने आपको बताया था, ये नॉर्मल होगा। ठीक है, जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है वहां पे नॉर्मल बनता है और मिरर के परपेंडिकुलर। ठीक, अब आप देखें ये जो एंगल है ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्लियरली आप देख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई प्लस 40, इन दोनों का सम इज इक्वल टू 90। तो इसका मतलब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हो जाएगा दैट विल बी 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, सो दैट इज 50 डिग्री। तो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 50 डिग्री हो गया। ठीक, अब ये जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट कैसे होगी, हमें पता है कि वो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, और ये जो एंगल यहां पे बनेगा यही कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, तो हमें पता है बाई फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर बाई सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हमने सेकेंड लॉ पढ़ा है, उससे हमें पता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। इसका मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो 50 डिग्री होगा। सही है, वेरी सिंपल। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर लाइट रे ऐसे आती है तो रिफ्लेक्ट होकर कैसे जाती है हमें पता है, बट थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी एक सिचुएशन देखते हैं। सपोज करो लाइट रे जो ऐसे आती है इस तरीके से, ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे जो कि एक्चुअली मिरर के परपेंडिकुलर है, तो ये मिरर से टकराएगी और फिर रिफ्लेक्ट होगी। तो कैसे रिफ्लेक्ट होगी ये यही बताना है। तो क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस इफ अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर परपेंडिकुलर। ये लाइट रे परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे मिरर को हिट कर रही है, तो इसका क्या होगा, ये कैसे रिफ्लेक्ट होगी, कैसे सोचेंगे। देखो जैसा मैंने आपको बताया सबसे पहले हमें नॉर्मल बनाना चाहिए। तो नॉर्मल कैसे बनाते हैं, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। तो यहां पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे मिरर के, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये तो ये हमारा नॉर्मल होगा, समझ रहे हैं आप। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह कि जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के लॉन्ग ही आया है, वो नॉर्मल के लॉन्ग ही आया है, ठीक है। तो यहां पे व्हाट डू यू थिंक विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बोलेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो यहां पे इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, आपको क्या लगता है। ऑब्वियसली इन दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो हम यहां पे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, ठीक है। तो आपको क्या लगता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। तो क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो भी 0 होगा, ठीक है। यानी कि ये जो लाइट रे है वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी ताकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो 0 हो। इसका मतलब वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि वो इसी पाथ के लॉन्ग वापस चली जाएगी। वो लाइट रे ऐसे आएगी नॉर्मल के लॉन्ग और फिर उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। तो यही हमारा रिफ्लेक्टेड रे भी कहलाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0। तो ये जो सिचुएशन होती है बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होती है। अगर लाइट रे मिरर के परपेंडिकुलर आती है तो वो अपने ही पाथ पे वापस चली जाती है। इफ लाइट रे हिट्स मिरर perpendicular to surface, it is reflected back along the same path, along the same path। और इस केस में हम बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है दोनों 0 के बराबर होते हैं। रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, तो देखो क्या मतलब होता है इसका, बहुत ही सिंपल सी चीज है। जैसे आप सपोज करो यहां पे हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है, कोई फ्लैट स्मूथ सरफेस है जैसे कि प्लेन मिरर,
या कोई और भी स्मूथ सरफेस हो सकता है। और यहां पे जो हमारे पास सरफेस है ये बहुत ही रफ है, आप देख सकते हो बिल्कुल ही गड्ढे वड्ढे हैं उसमें, बहुत ही रफ टाइप का सरफेस है। ओके, आप सोचो कि दोनों केस में पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं और इस सरफेस पे टकरा रही है दोनों केस में, ठीक है। जैसा कि हमने पढ़ा लाइट रेज का रिफ्लेक्शन होगा। क्या लगता है आपको इन दोनों केसेस में जब रिफ्लेक्शन होगा तो उसमें क्या डिफरेंस होगा? देखो मैं आपको बताता हूं, इस केस में जो रिफ्लेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये